अच्छा, ये हो गया हमारा क्वेश्चन 2। मैं इसको ड्रॉ नहीं कर रहा वाइट बोर्ड के ऊपर, मैं यहीं पर इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो उसको थोड़ा सा फॉलो कर लो मेरे साथ। तो या मेरा पेन यहाँ पर है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, ए पार्ट के अंदर पूछ रहा है कि जी व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन, तो भाई डोमेन हमें पता है कि जी एक्स एक्सिस के ऊपर होती है सिर्फ, ठीक है। तो एक्स एक्सिस की जो वैल्यूज है ना वो उस फंक्शन के ऊपर आ रही है, यानी कि आप ये एरो देखो और एक ये एरो देखो, इसका मतलब फंक्शन इस डायरेक्शन में भी फॉर एवर चल रहा है और इस डायरेक्शन में भी फॉर एवर चल रहा है, ठीक है। तो यानी आप हर एक एक्स की वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो आप कहोगे जी माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इसकी डोमेन है, तो ये बिल्कुल सही है जो इसमें आंसर यहाँ लिखा है, परफेक्ट। जो रेंज है ना, रेंज जो है वो हमेशा वाई एक्सिस के लिए होती है, ठीक है। और जो डोमेन थी वो एक्स एक्सिस के लिए। तो आपने देखना है कि सबसे लोएस्ट तरीन वैल्यू जो है वाई एक्सिस पे वो क्या आ रही है, और जो सबसे हाईएस्ट तरीन वैल्यू जो है वाई एक्सिस पे वो क्या आ रही है। आप देखते हो कि जी सबसे लोएस्ट तरीन वैल्यू पे जहाँ पर हमारे पास एक्स की कोई वैल्यू निकलेगी वो ये वाली होगी। एक सेकंड, मेरा पेन नहीं चल रहा। वो ये वाली वैल्यू होगी, आप ग्राफ पे प्रॉपर्ली रीड करोगे ना तो नज़र आ जाएगी। और एक और ये आपकी एक्स की वैल्यू होगी और ये आपकी वाई की वैल्यू होगी इधर कहीं, यहाँ कहीं जहाँ मैंने बड़ा सा डॉट लगाया यहाँ कहीं होगी वाई की वैल्यू। यहाँ पर इन बॉक्सेस को काउंट करोगे ना प्रॉपर्ली नीचे आके तो आपको नज़र आ जाएगा। तो इसने -4 से इन्फिनिटी तक लिखा है, यानी कि -4 सबसे लोएस्ट वैल्यू है वाई एक्सिस की। और फिर ये फंक्शन चलता चला जा रहा है ताहयात इन्फिनिटी तक, ऊपर तक, क्योंकि एरो का मतलब है कि फॉर एवर चल रहा है। तो ये इसने सही लिखी है, ये भी आंसर सही है, -4 से इन्फिनिटी तक। व्हाट इज द वाई इंटरसेप्ट ऑफ द फंक्शन। वाई इंटरसेप्ट, ओ सॉरी, एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द फंक्शन। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है वो हिस्सा जहाँ पर जो फंक्शन है वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। मैं थोड़ा सा साफ कर दूँ, थोड़ा सी चीज़ें मिटा दूँ। तो वो हिस्सा जहाँ पर ये एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दो पॉइंट्स हैं जो कि एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं, ठीक। तो ये पॉइंट्स आपके एक्स इंटरसेप्ट होंगे। अच्छा सॉरी, तो ये दो पॉइंट्स हैं जहाँ पर आपके ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ये आपके वाई एक्स इंटरसेप्ट हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस को जहाँ ग्राफ कट कर रहा है वो एक्स इंटरसेप्ट है और जहाँ वाई एक्सिस को कट कर रहा है वो वाई इंटरसेप्ट है। तो यहाँ से वैल्यू रीड कर लो, ये आपके आंसर है। तो उसने कहा व्हाट इज द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द फंक्शन। द लेफ्ट एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द फंक्शन इज 3। द राइट इंटरसेप्ट क्या है, यानी लेफ्ट वाला उसने बताया हुआ है, ये वाला लेफ्ट वाला है, तो ये वाला आपने बताना है। इसकी वैल्यू आप रीड कर लेना। ये 7 भी इसने सही लिखी हुई वैल्यू ग्राफ के ऊपर से, मैं एज्यूम करता हूँ कि इसने सही लिखी होगी। तो मैं ज़रा ना अपना क्या नाम है इरेजर निकाल लूँ। ताकि ग्राफ थोड़ा साफ हो जाए, तो क्योंकि इसी ग्राफ के ऊपर सारा काम है तो उसको साफ करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे आ जाओ अगले पार्ट के ऊपर। उसने कहा व्हाट इज़ द वाई इंटरसेप्ट। मैंने कहा जी वाई इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहाँ पर वाई एक्सिस को कट कर रहे हैं। ये आपका ये वाला पॉइंट मैं ऑलरेडी सर्कल किया है, ये आपका वाई इंटरसेप्ट होगा। तो उसने उसकी वैल्यू रीड करके बता दी कि जी 21 है, 21 ही होगी एग्जैक्टली। ये देखो 16 और 24 के दरमियान यहाँ कहीं ये लाइन कट करी है वाली, तो यहीं पर ही होगा ये एक्सेस। वाई इंटरसेप्ट आपका आगे आ गया। अच्छा कंटिन्यू करते हैं अपना आगे क्वेश्चंस के ऊपर। तो यहाँ पर वो ई पार्ट के अंदर कह रहा है कि इंटरवल बताएं। इंटरवल का मतलब होता है टुकड़ा या वो हिस्सा जहाँ पर कोई चीज़ हो रही हो, ठीक। तो हमने वो इंटरवल बताना है जहाँ पर f की जो वैल्यू है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर है, यानी कि जहाँ इंक्रीज कर रही हो। तो आप अपने ग्राफ पर आओ, आप अपने ग्राफ पे देखते हो कि जी यहाँ पर 5 से लेके ना वैल्यू x की, जहाँ पर ये वैल्यू 5 है, ये देखो ना, मैं यहाँ लाइन लगाता हूँ, ये यहाँ कहीं ना इस जगह पे आप वैल्यू रीड करते हो। मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ इनफैक्ट ताकि नज़र आए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ।
आप यहाँ पर ग्राफ पे देखोगे, यहाँ से आप लाइन ड्रॉ करोगे, अपने नीचे की तरफ आओगे और यहाँ पर देखोगे यार ये x इज इक्वल टू 5 से फंक्शन की वैल्यू ना इंक्रीज होने लग पड़ती है, यानी ऊपर जाने लग पड़ती है फंक्शन की वैल्यू। और फिर कहाँ तक इंक्रीज करती चली जाती है, यानी फंक्शन की वैल्यू एक्स एक्सिस के ऊपर आप चलते चले जाओ ना, तो इसकी y की जो वैल्यू है ना, जो आपका आउटपुट है, उसकी वैल्यू इंक्रीजिंग है, यानी वो इंक्रीज कर रही है, यानी 5 से वैल्यू आगे ता इन्फिनिटी तक इंक्रीज कर रही है। तो आप नीचे आओ, चेक करो कि उसमें आंसर क्या लिखा है। तो उसने यही लिखा है कि यार भाई 5 से इन्फिनिटी के दरमियान जो हमारा फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है। अब उससे पूछा है कि व्हाट इज द इंटरवल कि एफ की वैल्यू डिक्रीज का मतलब कम हो रही है वैल्यू। तो आप अपने ग्राफ पे वापस आओ, देखोगे यार उसने क्या बात की है कि कहाँ पर हम लोगों का फंक्शन की जो वैल्यू है वो डिक्रीज कर रही है। मैं रेस कर देता हूँ अपना पुराने वाला। तो आप देखते हो यार फंक्शन की जो वैल्यू है ना, वो इस पॉइंट से आगे डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और कहाँ तक डिक्रीज होती है, यहाँ तक, ये 5 तक, यानी यहाँ तक इस पॉइंट तक डिक्रीज होती है। और कहाँ से डिक्रीज होना शुरू होती है, 0 से शुरू होती है, क्योंकि ये ओरिजिन है ना, यहाँ पर x भी 0 है, y भी 0 है, यानी यहाँ पर दोनों 0 0 है। तो इस पॉइंट से ग्राफ की वैल्यू शुरू होती है नीचे नीचे जाना, और यहाँ तक 5 तक नीचे जाती है। तो आपको 0,5 के दरमियान जो है फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो उसने भी यही लिखा है कि भाई 0 और 5 के दरमियान जो गैप है उसके दरमियान हमारा फंक्शन की वैल्यू कम हो रही है, यानी जो आउटपुट है उसकी वैल्यू कम हो रही है, यानी दोनों आंसर उसने सही किए। व्हाट इज़ द इंटरवल एट विच द एफ की वैल्यू कांस्टेंट है। कांस्टेंट वर्ड का मतलब है एक जैसी, ठीक। तो आपको कहाँ नज़र आ रहा है फंक्शन की वैल्यू, यानी आप यहाँ पर -1 -2 -3 माइनस, यानी आप यहाँ पर x की वैल्यू माइनस में इंक्रीज करती चली जा रही है, यानी माइनस इन्फिनिटी तक जा रही है वैल्यू फंक्शन की। पर फंक्शन की जो इटसेल्फ वैल्यू है ना, आउटपुट जो है, यानी आप इनपुट तो दे रहे हो माइनस के ना, आउटपुट जो है वो ऐसी स्ट्रेट लाइन आ रहा है, जिस तरह वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम नहीं होता जो पेशेंट की ऐसे हार्ट बीट बता रहा होता है, तो वो जिस तरह फ्लैट लाइन हो जाती है कि जी हम कहते हैं जी पेशेंट इज डिक्लेयर डेड, तो उसी तरह ये भी एक फ्लैट लाइन ही आ रही है, यानी कि आप उसे वैल्यूज दिए जा रहे हो फंक्शन को, पर उसकी वैल्यू आउटपुट में ना इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, कांस्टेंट रहती है। तो आप कहते हो कि यार 0 से नेगेटिव इन्फिनिटी तक हमारा जो इंटरवल है इसके दरमियान हमारा फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट है। तो ये भी आंसर उसने सही लिखा है। एट व्हाट नंबर द एफ हैज़ एन रिलेटिव मिनिमा। मिनिमा वो होता है जो पहाड़ी मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया, ठीक है, पर मैं अभी करा देता हूँ जल्दी से, मिनिमा और मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ ना पेज के साइड पे करके समझा देता हूँ इस जगह पे। तो मिनिमा और मैक्सिमा होता क्या है, यानी आपके पास कोई सा भी, ये मैं ले लेता हूँ एक्सिस, ये हमारे पास एक्सिस है, ठीक है। और मैं इस पर ड्रॉ करता हूँ, ये मैं हमारे पास दो ही शेप्स हैं जो आएंगी, या ये हमारे पास ये स्माइली फेस आ सकती है, ठीक है, या ये हमारे पास इस तरह कर्व आ सकता है जिसमें ये हमारे पास सैड फेस है, ठीक है। तो जो ये पहाड़ का ये जो टॉप है ना, इसको हम कहेंगे मैक्सिमा, ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है। और जो इस वाले पहाड़ की जो बॉटम में लगा हुआ है ना, अगर ये नीचे आ जाए वैल्यू, तो इसको हम मिनिमा कहेंगे, ठीक है, कि यहाँ पर वैल्यू मिनिमम है ग्राफ की, ठीक। तो अब हमने देखना है उसने क्या मांगा है कि जी मिनिमम मांगा है कि जी वैल्यू कहाँ पर मिनिमम है। तो हम वहाँ पर अपने क्वेश्चन के ऊपर दोबारा आते हैं कि एट व्हाट नंबर एफ हैज़ अ रिलेटिव मिनिमम वैल्यू। तो आप देखो यहाँ पर एफ की वैल्यू यहाँ पर जाके ये वाले पॉइंट के ऊपर जाके मिनिमम हो जाती है, ये वाला पॉइंट मिनिमम। तो इस वजह से ये वाला पॉइंट जो है 5, हमने इसको कहा कि जी ये मिनिमम है। तो मैं रेस कर देता हूँ ताकि ये मेरे पास जगह बन जाए अगले क्वेश्चन के लिए। तो ये वाला भी उसने आंसर सही निकाला है। व्हाट इज द रिलेटिव मिनिमम ऑफ द एफ, ठीक है। तो हमने अब व्हाट इज द रिलेटिव, व्हाट इज द नंबर एट विच, यहाँ पर उसने मांगा है नंबर, क्या एट व्हाट नंबर
हमारे पास f की वैल्यू मिनिमम है एंड व्हाट इज द रिलेटिव मिनिमा ऑफ f, यानी यहाँ पर वो मांग रहा है y के ऊपर क्या वैल्यू है जो मिनिमम है, और यहाँ पर ये मांग रहा है कि x के ऊपर क्या वैल्यू शो हो रही है जो मिनिमम है। ठीक है, तो आप अपना रीड करते हो ग्राफ को, तो वहाँ पर ये 5 वाली आपने रीड कर ली थी पिछले पार्ट के अंदर, और इस वाले पार्ट के अंदर आपने y एक्सिस के ऊपर रीड करनी है कि 5 के ऊपर क्या वैल्यू है। तो आप जाते हो अपने ग्राफ के ऊपर, ये वही 5 के ऊपर देखते हो कि हाँ या तो हमारा मिनिमम नंबर था इनपुट के अंदर 5 जहाँ पर हमारा मिनिमम आ रहा था। आप यहाँ पर इसको y एक्सिस पर रीड करते हो। ठीक है, तो आप कहते हो कि ये तो -4 बनता है। -4 किस तरह बनता है, क्योंकि 6 के इंटरवल के ऊपर है, तो ये 1 2 3 4 तकरीबन 4 ये बन रहा है। ये वाली लाइन को फॉलो करो ना, ये वाली लाइन ये ऐसे करते हुए आ रही है। तो ये 1 2 3 4 -4 पे जाके ना हमारा, सॉरी यार ये क्रैश कर गया मेरा। अच्छा यार, मूविंग ऑन, मेरा ना वो सॉफ्टवेयर ना कुछ दूसरी तीसरी दफ़ा क्रैश कर रहा है, तो उसकी वजह से ना करप्ट हो जाती है मेरा। तो मैं दोबारा पे एक दफ़ा ट्राई ले रहा हूँ तो दोबारा रिकॉर्ड करने की। तो ये हमारे पास वो पूछ रहा है व्हाट इज़ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स -1। तो हम लोग अमूमन यही करते थे ना, कोई फंक्शन हमें दिया होता था x² -8x, जो कुछ इस तरह का फंक्शन दिया होता था। -1 जहाँ जहाँ x लिखा होता था वहाँ वहाँ -1 लगा सकते थे, तो और इसको सॉल्व कर लेते थे और आंसर आ जाता था, और यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते थे। तो उसने यहाँ पर हमें फंक्शन तो दिया कोई नहीं, यहाँ तो उसने हमें ग्राफ दिया हुआ है। तो हम इसका सिंपल सा हल ये करेंगे कि ये -1 है, हम -1 पे जाके वैल्यू रीड कर लेंगे कि जी y एक्सिस पे क्या वैल्यू आती है। आप जूम इन करके देखोगे अपने ग्राफ के ऊपर कि जी -1 कहाँ पर है। -1 ये यहाँ पर है, -1 ये मुझे किस तरह पता चला -1 है, क्योंकि ये 6 के इंटरवल से, तो ये -1 2 3 4 5 6 यानी कि एक एक के इंटरवल पे, तो ये -1 यहाँ कहीं है। और आप यहाँ पर जाके ग्राफ को देखोगे, ये आपका पॉइंट आ रहा है जहाँ पर वो इंटरसेप्ट कर रहा है हमारी इस लाइन के साथ, और यहाँ से आप ये वैल्यू रीड कर लोगे ये वाली कौन सी है। तो ये तकरीबन 21 ही बनती है, 18 19 20 21, तो ये 21 ही बनती है, और उस बच्चे ने सही लिखा हुआ है, ये आंसर भी सही है। आ जाओ हम आगे कंटिन्यू करते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर what is the value x values where the function f of x is -3। ठीक है, यहाँ पर उसने हमें y की वैल्यू में बताई भी है, यानी जहाँ पर हमें वो x की वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि उसने कहा ना व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, तो हमें y की पता है -3 है वैल्यू, बट हमें ये नहीं पता कि x की वैल्यू क्या है। the leftmost value of -3 when x is equal to 4, what is the rightmost value, यानी कि उसने कहा है कि लेफ्ट मोस्ट वैल्यू यानी दो वैल्यूज होंगी x की जहाँ पर y की वैल्यू 4 होगी। तो हम देख लेते हैं ऊपर जाके फंक्शन के ऊपर कि किन किन वैल्यूज के ऊपर -3 होगी हमारी वैल्यू। तो आप देखते हो यार फंक्शन के ऊपर, और ये आपको नज़र आता है कि हाँ भाई वो सही कह रहा है कि दो वैल्यूज़ के ऊपर ही -3 है। बिकॉज आपको पता है ये -1 -2 -3, यहाँ कहीं -3 है इस जगह पे। तो आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हो, एक इस पॉइंट पे कट करती है वैल्यू, तो आप यहाँ से रीड कर लेते हो, और एक लाइन आगे चलाते चले जाओ, और एक ये इस पॉइंट पे कट करती है, तो ये दो वैल्यूज़ रीड कर लेते हैं। एक उसने बताया हुआ है कि जी 4 है, क्योंकि हमें पता था ये 5 है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर मिनिमा बन रहा था, तो ये 4 5 और ये अगली 6 होगी। तो आपको पता है कि ये दो पॉइंट्स के ऊपर सेम ही वैल्यू है -3 की y एक्सिस के ऊपर, क्योंकि एक पॉइंट पे दो सेम वैल्यूज़ आ सकती हैं। तो ये आपका उसने 6 आंसर निकाल के यहाँ रख दिया है कि एक उसने बता दिए कि लेफ़्ट मोस्ट क्या वैल्यू है, या लेफ़्ट मोस्ट आपको पता है ये वाली लेफ़्ट मोस्ट की बात हो रही है, राइट मोस्ट ये वाला है, तो आप आंसर निकाल सकते हो यहाँ से आराम से। तो ये आंसर भी इसका सही है। इज़ द फंक्शन इवन ऑड और नाइदर। ठीक है, इवन और ऑड का हमने कॉन्सेप्ट नहीं किया, तो ये अभी इसके ऊपर मैंने वीडियो भी नहीं आपको सेंड की। ये आसान सा है, बताता है कि कितनी नंबर ऑफ पीक्स हैं, ऐसे करके फंक्शन है ना कोई, तो अगर उसकी ये इस तरह के दो पीक्स आ रहे हैं तो हम कहते हैं कि जी ये इवन है, और अगर 3 आ रहे हैं, जिस तरह ये वाले के 3 है, तो ये 1 2 3 पीक्स हैं, ये ऑड हो गया। पर इसके अंदर ये फंक्शन ऐसे करके ऐसे बना हुआ है,
तो हम ये बता नहीं सकते क्या है ये ऑड है इवन। इसमें मैं पूरी वीडियो भेज दूंगा, मेरे इस वाले टॉपिक को भी इग्नोर कर देना। तो ये पेज हो गया आपका डन, ये वाला भी। अच्छा, ये क्वेश्चन 4 है हमारे पास। ये ऑलरेडी मैंने तुम्हें कराया हुआ है, इसमें ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगेगा। यू कैन डू दिस वन फॉर योरसेल्फ। अच्छा, मैं ना स्पीड रन कर रहा हूँ टॉपिक को जल्दी से, ताकि मैं ना इसको जल्दी से मुकम्मल कर सकूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 5 आ गया, हम इसके ऊपर आ जाते हैं। क्वेश्चन 5 जो है ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन क्यू का टॉपिक है। ये मैंने आपको करा दिया है, इसकी वीडियोस मैंने आपको सेंड की हुई थी। वॉट यू डू इट योरसेल्फ। फंक्शन के बाहर प्लस हो क्या होता है, माइनस लगाओ क्या होता है, फंक्शन के अंदर माइनस प्लस माइनस क्या होता है, तो हमारे पास उसके इफेक्ट्स क्या आते हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। बट द ट्रांसफॉर्मेशन आर नीडेड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द ग्राफ फ्रॉम एंड सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। तो हमें पता है कि यहाँ पर एक माइनस लगा हुआ बाहर रिफ्लेक्शन होती है, तो बाकी नहीं बता रहे किस तरह प्रूव करने है। खुद आपने ज़ाइनेमैटिक्स ही या वीडियोस को करके करना है, ये अपना टॉपिक पूरा पक्का कर लो। आगे आगे नीचे फंक्शन की डोमेन वगैरह का एक क्वेश्चन है, फिर फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, इसका खुद निकालो ये वाली भी। कॉज फंक्शन की जो डोमेन निकालनी है उसमें मैंने वीडियोस भी भेजी हुई है, और आपने यहाँ पर देखने हैं वो नंबर्स जो कि तंग करते हैं। ये देखो, इसमें वो नंबर्स निकाले यहाँ पर जो आपको तंग करेंगे, जहाँ पर फंक्शन ब्रेक हो जाए। डिवीजन के नीचे ज़ीरो नहीं आना चाहिए, यानी कि कोई भी नंबर के नीचे ज़ीरो डिवीजन में नहीं आना चाहिए, और अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए, -1 -2 कोई भी माइनस नंबर नहीं आना चाहिए। तो उससे आप डोमेन निकाल सकते हो। ये वाला भी एक और डोमेन का क्वेश्चन है, तो ये भी आप खुद करो ट्राई। और प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैं तो अब सारों के आंसर निकाल के देता चला जाऊँ तो उसका फ़ायदा कुछ नहीं होना। तुम मुझे सारी ज़िंदगी सवाल सॉल्व करते हुए देख लो, तुमने वीडियोस भी देखी हैं, कुछ नहीं फ़ायदा हुआ जब तक खुद नहीं प्रैक्टिस करोगे। तो ये नीचे 8वां क्वेश्चन भी फाइंड एफ प्लस सी। अच्छा, ये कंपोजिट फंक्शंस का टॉपिक है, ये मैंने आपको नहीं कराया, तो इसको ना मैं जल्दी से आपको करा देता हूँ, कोशिश कर देता हूँ कराने की। ये बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास करने की, तो हम इसको कर देते हैं। कंपोजिट फंक्शन की इसका लॉजिक बनता है करने का। तो मैं इधर ये राइज कर दूँ। अच्छा, ये उसने लगाई हुई है लाइन, मैंने लगाई है। फाइंड कंपोजिट, ये जो है ना, ये कंपोजिट फंक्शन लिखा हुआ है, कंपोजिट फंक्शन। ये इसकी वीडियो भी है, 1.7 है या 1.8 है। मैं आई हाईली रिकमेंड की वीडियो देखो, उस 12 मिनट की वीडियो के बाद हो जाएगा ये क्वेश्चन हल। तो कंपोजिट फंक्शन की वीडियो देखो जाके, मैंने इसकी प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। तो कंपोजिट फंक्शन का मतलब है कि ऐसा फंक्शन जो कि दो डिफरेंट फंक्शन से बना हो। ठीक, तो उसने कहा है कि जी फाइंड एफ प्लस जी। मैं थोड़ा जूम इन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर वो मांग रहा है कि बच्चा निकाले वैल्यू एफ प्लस जी की, कॉमा एफ माइनस जी की, एफ इंटू, जब दो सिंबल्स इस तरह करके लिखे हुए हैं, एफ जी या एक्स वाई, जब दोनों इकट्ठे लिखे हुए हैं, दरमियान में कुछ ना हो, तो इसका मतलब है दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यानी समथिंग लाइक सेइंग कि मैं 3 मल्टीप्लाई बाय 6। तो ये अलजेब्रा के ना, जब दो अल्फ़ाबेट साथ साथ लिख देते हैं ना, एफ एंड जी या एक्स एंड वाई या ए एंड बी, कोई दो चीज़ें साथ साथ लिखी हुई हो, इसका मतलब है कि वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो उसने कहा कि अगर दो फंक्शन है, एक ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन है, ये अगर इनको आपस में ऐड किया जाए, माइनस किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, डिवाइड किया जाए, तो क्या आंसर आता है। तो यहाँ पर उसने कहा है कि फंक्शन एफ प्लस जी ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो आप इस फंक्शन को इस फंक्शन के अंदर ऐड कर दोगे सिंपली, ये कोई मुश्किल काम ही नहीं है। आपको कि जी पहले आप अपना फंक्शन लिखोगे, फंक्शन एफ ऑफ एक्स, क्योंकि पहले एफ लिखा हुआ है, तो आप पहले फंक्शन एफ ऑफ एक्स लिखोगे कि हमारा एफ ऑफ एक्स का फंक्शन क्या है, 4x माइनस 9। फिर अगला है जी ऑफ एक्स, तो आप कह रहे हैं कि जी वो प्लस हो रहा है, तो आप इसको प्लस लगाओगे, ब्रैकेट लिखोगे, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर अपना g का फंक्शन लगा दोगे पूरा। तो g का फंक्शन क्या है, x माइनस 2, एक्स माइनस 2। तो यहाँ ना उस लड़के ने इसको सॉल्व भी किया हुआ है, तो हम उसको देख लेते हैं।
यहाँ पर उसने यही फंक्शन को लिखा है, पहले एफ का लिखा है फंक्शन, फिर जी का लिखा है, ये हमारे पास जी आ गया, ये एफ आ गया, इधर इरेज कर दूँ काफ़ी जगह बन जाए, यहाँ पर ये एफ आ गया, और उसने इसको मैथमेटिकली सॉल्व किया, उसने लाइक टर्म्स को ऐड कर दिया, लाइक टर्म जो एक जैसे हैं, एक्स को एक्स के साथ कर दिया, ये 5 बन गया, 9 को इसके साथ सॉल्व कर दिया, ये 11 आ गया, ये आपका आंसर आ गया कि जब दो फंक्शंस को ऐड करो तो नया ये वाला फंक्शन बनता है। अब उसने कहा है कि जी आप दोनों को माइनस करें, कि जी दोनों फंक्शन को माइनस करें, सेम चीज़ आप करेंगे, आप वो फंक्शन लिखोगे, क्या नाम है, एफ, पहले एफ मांगा हुआ है उसने, ठीक, तो आप एफ पहले लिखोगे फिर जी लिखोगे, क्योंकि मैंने कहा था जी को आपने ब्रैकेट में लिखना है, पहले वाले में से ब्रैकेट नहीं लगाई हुई थी, यहाँ उसने ब्रैकेट लगानी चाहिए थी इस जगह के ऊपर, यहाँ पर ब्रैकेट उसने लगाई हुई है, और ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होते हैं समथिंग लाइक किसी माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, और ये माइनस था माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो इस बेसिक के अलजेब्रा को सॉल्व करो, ये हमारे पास 3x आ जाएगा, -7 आ जाएगा, ये 9 और 2 को सॉल्व करने के बाद, और ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब आ जाओ हमारे f इंटू जी, यानी यहाँ पर ये दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दीज टू फंक्शंस नाउ, तो मैं थोड़ा सा इरेज कर लूँ और हम उसकी वर्किंग देखते हैं जो उस लड़के ने की हुई है। तो आप अपना पहले f लिखोगे, ये उसने f लिखा है फंक्शन ऑफ f, और सारी वर्किंग उसने सही की हुई है इनफैक्ट, ये f लिखा है, ये उसने g लिखा है, तो जब आप अलजेब्रा के मल्टीप्लाई करते हो पहले ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर ये वाली टर्म इसके साथ होगी, यानी आपने पहली टर्म यहाँ से उठानी है और इन दोनों के साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई कर देना है, 4x इंटू एक्स, ये 4x स्क्वायर्ड आ जाएगा, यानी अगर आपको मल्टीप्लिकेशन भूल गई अलजेब्रा के किस तरह होती है, तो ये बेसिक सी मल्टीप्लिकेशन और कुछ भी नहीं है, 4x की है, यानी कि 4 इंटू एक्स, तो ये 4x स्क्वायर्ड बन जाएगा, इसको 4 को इसने मल्टीप्लाई किया है 2 के साथ, तो ये हमारे पास 4 2 8 माइनस 8x आ जाएगा क्योंकि -2 था, फिर 9 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो ये हमारे पास -9 आ जाएगा, पहले 9 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर 9 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 2 18, तो इस इक्वेशन के जो लाइक टर्म्स हैं उनको ऐड कर दो, जैसे ये दो लाइक टर्म्स हैं -8 -9, इनको सॉल्व करो तो -17 आ जाएगा, तो 4x स्क्वायर -17x प्लस 18, ये फाइनल आंसर आ गया, ये आपने सिंप्लीफाई करके लिख दिया अपना आंसर। अब अगला है दोनों को डिवाइड कर दो, आपने फंक्शन f ऑफ x पकड़ा, ऊपर जो फंक्शन f ऑफ x ऊपर लिखा हुआ है, नीचे g लिखा हुआ है, आपने अपना फंक्शन f ऑफ x पढ़ा क्या है, x उसने डिफाइन किया है ये वैल्यू, और y उसने ये g उसने ये वैल्यू दी हुई है, आप उनको दोनों को डिवाइड करके लिख दो, सिंपल सा था कॉम्पोजिट फंक्शन का प्रॉब्लम, ये हमने टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ था, अभी हमने पढ़ लिया है, इसकी वीडियो भी देखना और इसी क्वेश्चन को दोबारा अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, और इससे सिमिलर क्वेश्चंस भी हैं जब आप जाओगे अपने स्टडी प्लान के अंदर, तो ये वाला पेज भी हमारा डन हो गया। अच्छा, ये पिछली वाली जो हमारी वीडियो थी कंपोजिट फंक्शन का, उसी का ये कंटिन्यूइंग पार्ट है, तो मैंने आपको वीडियो भेजी भी है, ऑर्गेनिक ट्यूटर मैथ केमिस्ट्री ट्यूटर वो जो भी है उसकी 1.7 में है या 1.8 के अंदर है कंपोजिट फंक्शंस की, तो ये यहाँ पर ना f डॉट ऑफ g लिखा है, और ये डॉट वो वाला डॉट नहीं जो कि मल्टीप्लिकेशन का डॉट था, ऐसे f डॉट g लिखा हो ना इस तरह करके, यहाँ तो हम इसका मल्टीप्लाई मतलब लेते थे, तो ये वाला डॉट ना ये ऐसे करके ना सर्कल की तरह अंदर से हॉलो है, तो इस वाले डॉट का ना मतलब थोड़ा डिफरेंट है, इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है ना ये उसके अंदर है, इसका मतलब इस तरह समझो कि पहले हमारे पास फंक्शन g ऑफ x है, ठीक है, क्योंकि g ऑफ x लिखा हुआ है हमारे पास सेकंड नंबर पर, आप देखो ना g ऑफ x के ऊपर कोई वैल्यू लो 1 की या 2 के, अभी थोड़े सुनने में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा बट ट्राई टू फॉलो। अब यहाँ पर इसको फंक्शन को सॉल्व, यानी इसको आप फंक्शन को ना पहले एक सिंपल फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि आपको समझ लगे, इसका मतलब है कि फंक्शन f की जो वैल्यू है यहाँ पर x आता था, ठीक है, हमने x नहीं लिखना,
यहाँ पर हमने लिखना है जी, यानी फंक्शन f के अंदर g के फंक्शन को यूज़ करना है। This would be something like use instead, यानी कि जो हमारा फंक्शन f है उसके अंदर जो हमने वैल्यू देनी है ना, जैसे हम इनपुट के तौर पे x दे रहे थे और x की जगह 1 2 3 लगा रहे थे, यहाँ पर फंक्शन f के अंदर हमने जो वैल्यू देनी है वो g की वैल्यू देनी है, यानी g को जो सॉल्व करोगे ना उसकी जो वैल्यू आएगी उससे आपने इसको सॉल्व करना है। तो मैं इसको ज़रा साइड पे रख देता हूँ फंक्शन को और इसको हम ज़रा कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर दो फंक्शंस हैं और उनको मैं लिख लेता हूँ क्या थे वो दो फंक्शंस। एक था हमारे पास एफ ऑफ एक्स, वो था हमारे पास एक्स प्लस वन, यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस वन, और जो हमारे पास जी ऑफ एक्स है वो आ जाएगा ये लिखा हुआ जी ऑफ एक्स, तो 3x प्लस 2। ठीक है, आपने एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है, यानी 3x प्लस 2। तो वो जो डॉट लिखा है इसका मतलब है कि फंक्शन f के अंदर g है, जो सेकंड वाला फंक्शन है वो पहले वाले के अंदर है। ठीक है, इसको कंपोजिट फंक्शन इसी वजह से कहते हैं कि वो दो फंक्शंस का मिक्सचर है। तो आप इसको सॉल्व करोगे इस तरह कि जी आप सपोज करो x की कोई वैल्यू कीजिए, x हम ले लें x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अमूमन तो होता ये था कि x की जगह 1 लिख दिया और उसको सॉल्व कर दिया, f ऑफ x की वैल्यू आ गई। पर f डॉट g का मतलब यानी कि फंक्शन f की जो अंदर है, यहाँ x आता है, वहाँ पर हम g को ले रहे हैं एज ए इनपुट, g ऑफ x की हम एज ए इनपुट ले रहे हैं। ठीक, तो हम यहाँ पर लगाएंगे 1। पहले हम g ऑफ x को सॉल्व करेंगे 1 के लिए कि यहाँ 1 के ऊपर क्या वैल्यू आती है g ऑफ x की। तो आप देखो हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो 3x की जगह 3 1 आ जाएगा, प्लस 2, ये हमारे पास हो जाएगा 3 प्लस 2, ये हमारे पास हो जाएगा 5। ठीक है, अभी जो 5 जो वैल्यू आई है, ठीक है, ये आपने फंक्शन f ऑफ x में यूज़ करनी है, समझ लग रही है ना कि जो g की वैल्यू आएगी वो आपने f में अब यूज़ करनी है एज ए इनपुट के तौर पर। 1 नहीं यूज़ करनी, 5 अब यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर जो हमारे पास आउटपुट आया फंक्शन g का आउटपुट जो है वो इसका इनपुट होगा। ठीक है, यानी अगर आप इनपुट 1 देते हो तो पहले वो g में जाएगा, फिर g से सॉल्व होके वो x में जाएगा। अब यहाँ पर x की जगह आएगा 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 प्लस 1, तो ये हमारा फंक्शन f डॉट g बन जाएगा एट 1 के ऊपर हमारे पास वैल्यू आएगी 6, यानी अगर 1 इनपुट दें तो ये हमें 6 आउटपुट देगा। अब इसकी जनरल फॉर्म किस तरह लिख सकते हैं? अब उसने कहा है कि जी इन दोनों का एक नया फंक्शन बनाओ, तो आप लिखोगे फंक्शन f डॉट g का मतलब है कि फंक्शन f के अंदर g है, तो फंक्शन f पहले लिख लेते हैं, यानी x प्लस 1 है हमारा फंक्शन, x प्लस 1, और x की जगह हमने g ऑफ x लिख देना है क्योंकि वो हमारा इनपुट है, तो हम x को एज ए ब्रैकेट्स के तौर पे यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सी जगह बना लूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट्स लगा दी और ये हमारा प्लस 1 आ गया, यानी x की जगह खाली जगह छोड़ दी ना, और यहाँ पर g ऑफ x लिख देंगे। तो g ऑफ x क्या है हमारे पास 3x प्लस 2, 3x प्लस 2। ठीक हो गया, अब इसको ब्रैकेट्स को हम सॉल्व कर लेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये हमारे पास 3x प्लस 3 बन जाएगा और ये हमारे पास एक जर्नल फंक्शन आ जाएगा इसके लिए। तो अगर अब मैं यहाँ पर वैल्यू 1 की लगाता हूँ, 3 की जगह 1 लगाता हूँ, तो हमारा आंसर 6 ही आएगा, देख लेना। तो यहाँ पर 3, 3 ब्रैकेट्स 1 प्लस 3, तो ये इज इक्वल 3 प्लस 3 6 होता है।
तो यानी आपको कॉन्सेप्ट समझ लग गया कि एफ डॉट जी का मतलब है फंक्शन एफ के अंदर जी है। तो जी की आपने पहले वैल्यू निकाल ली किसी के लिए, और सपोज करो 1 के लिए हमने सॉल्व किया तो 5 आया आंसर, तो 5 को हमने इनपुट के तौर पे यूज़ किया। तो इंस्टेड ऑफ इतना लंबा हम रास्ते से होकर गुजरे, हमने इन दोनों फंक्शंस को कंबाइन करके एक फंक्शन बना दिया जिसमें एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है। तो इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स की जगह यहाँ पर जी आ जाएगा, जी ऑफ एक्स, यानी कि फंक्शन एफ की जो इनपुट है वो जी ऑफ एक्स का सोल्यूशन है, यानी जी ऑफ एक्स का जो आउटपुट है। तो यहाँ पर उसने जो सॉल्व किया है, तुम्हारे जो स्टूडेंट है वो तुम्हारा वो क्लासमेट है, तो उसने इसको इस तरह सॉल्व किया और ये इसका 3x+3 ही आया जो मैंने निकाला है। तो आपने एफ ऑफ एक्स, एफ डॉट जी का मतलब है कि फंक्शन एफ के अंदर जी है, जी डॉट एफ का मतलब है कि जी के अंदर अब एफ जा रहा है, यानी जो एफ का जो आउटपुट आएगा वो जी के अंदर चला जाएगा। यानी सिंपल सा टॉपिक है, इतना मुश्किल नहीं है। तो ये फंक्शंस ऑलरेडी मेरे पास लिखे हुए हैं, x+1 और 3x+2। अब यहाँ पर इस सिचुएशन में हम लोगों का हो रहा है जी डॉट एफ, ठीक है, यानी जो जी के अंदर जो है फंक्शन एफ है, यानी इट्स द सेम थिंग एज जी ऑफ एक्स लिखने की जगह मैं कहूँ जी ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स, यानी अब जो एफ का जो आउटपुट आएगा वो जी के लिए इनपुट है, ठीक है। तो हम पहले जी ऑफ एक्स लिख लेते हैं, ठीक है। तो जी ऑफ एक्स हमारे पास था ये 3x+2, तो एक्स की जगह हम खाली ब्रैकेट्स लगा देंगे, तो हम कहेंगे 3 ब्रैकेट्स हम खुली खुली लगाएंगे, ठीक है, 3x+2 3x+2, और यहाँ इसके अंदर हम लिखेंगे फंक्शन एफ। फंक्शन एफ हमारे पास क्या था वो हम देख लेते हैं, वो हमारे पास था x+1, तो इस ब्रैकेट के अंदर x+1 आ जाएगा, x+1, तो ये इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस ये 3 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 3x+3+2, तो इनको सिंप्लीफाई कर दो, ये हमारे पास आ जाएगा 3x+5, ये हमारे पास इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इवन बेटर है, एरो की जगह ना मैं इक्वल टू का साइन लगा दूं क्योंकि ये इक्वल टू है, यानी ये दोनों ऐड हो जाएंगे, हमारे पास 3+2 5 आ जाएगा, और ये हमारे पास फंक्शन g ऑफ x है, g ऑफ f है, सॉरी, यानी कि फंक्शन g के अंदर f डाला हुआ है, तो ऑर्डर मैटर करता है कौन किसके अंदर है, तो यानी g डॉट आ जाए लिखा हुआ डॉट ऑफ f, तो इसका मतलब है g फंक्शन का जो इनपुट है वो f का आउटपुट है। तो होपफुली कंफ्यूजिंग ना मैंने कर दिया ज़्यादा, तो ये आप उस पर जाके ज़रूर वीडियो देखिए कॉम्पोजिट फंक्शंस की। ये टॉपिक हमने नहीं पढ़ा हुआ था, तो ये अब हो जाएगा सॉल्व। तो अब आपने फंक्शंस बना लिए हैं, ये देखो उसने भी वही सेम फंक्शंस बनाए जो मैंने बनाए से, तो ये टिक हो गया हमारा। अब आपने उसके ऊपर इनपुट, अब आपका कंबाइंड फंक्शन आ गया एफ ऑफ ये वाला, अब x की जगह आप -2 लगा दें, सॉल्व कर दें, इसे -2 भी सॉल्व किया, वाला आंसर आ गया। यहाँ पर g ऑफ x का फंक्शन आ गया, यहाँ पर -1 लगाए, ये उसने यहाँ पर -1 लगाया हुआ है, ये उसने -1 कहाँ लगाया है भाई, उसने -1 वाला शायद वर्किंग नहीं की, -1 वाले की कोई मसला नहीं, मैं आपको वर्किंग कर देता हूँ। हमने इक्वेशन बना ली थी g ऑफ x की, g ऑफ f की, तो यहाँ पर 3 -1 +5 सॉल्व हो जाएगा, ये -3 आ जाएगा हमारे पास, और +5 हो जाएगा, तो इसका आंसर, सॉरी ये -2 था इनफैक्ट, सॉरी मैंने -1 ले लिया एज इनपुट, यहाँ ये -2 था,
तो ये 3 2 6 आ जाएगा हमारे पास आंसर। -2 था इनपुट के तौर पे, मैंने सॉरी इसको देख लिया था कि ये इनपुट है। तो ये हमारे पास -6 आ जाएगा। -6 + 5 = -1 है। तो ये भी इसका आंसर सही है। इसके ऊपर भी मैंने पूरी वीडियो भेजी हुई है, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। तो ये भी एक नया टॉपिक है जो हमने नहीं किया हुआ। तो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन किस तरह निकलता है, यानी कि उस फंक्शन का उलट करना है आपने, यानी एग्जैक्ट ऑपोजिट करना है। ठीक, तो ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आप इसका आंसर निकाल सको। वैसे मैंने इसकी वीडियो भी दी है आपको, पर एक सिंपल सा ट्रिक बता देता हूँ कि किस तरह करना है आपने। तो इस सारे को मैं भी मिटा रहा हूँ, वीडियो आप रिवाइंड करके देख लीजिए। मैं बड़ा इरेजर ले लेता हूँ, लार्ज इरेजर। अभी यार मार्क्स तो ये उसने फंक्शन लिखा हुआ है और इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्स किस तरह फाइंड करते हैं, उसके स्टेप्स ये हैं, मैं आपको लिखने लगा। तो आपको उसने फंक्शन दिया हुआ है 3x³ -4। तो उसने बताया फंक्शन f(x) है हमारे पास 3x³ -4। पहला स्टेप है, आपने कहना है कि लेट f(x) = y, यानी f(x) = y कह देते हैं। मैंने कहा था f(x) के लिए y आ सकता है, ठीक है। y = x3 -4, ठीक है। आपने ये पहला स्टेप ये कर देना है। फिर उसके बाद ना आपने अगला स्टेप के अंदर ना कहना है कि लेट x एंड y की जगह ना स्विच आपने कर देनी है, x एंड y, लेट x बिकम y एंड y बिकम x, ठीक है। मैं वो पूरी स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, बट लेट x बिकम y, y बिकम्स x। तो जहाँ जहाँ y लिखा हुआ है वहाँ x लिख दो, और जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ y लिख दो। तो ये y³ आ जाएगा -4। अब हम इसे y के लिए सॉल्व करेंगे और y को दोबारा सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट का मतलब है कि =2 की उसी साइड पे ले आएंगे। तो ये 4 हमारे पास उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस था तो दूसरी साइड पे जाके x + 4 = y³। और अब दोनों साइडों पे क्यूब रूट ले लेंगे ताकि क्यूब रूट कट जाए। तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, तो जैसा स्क्वायर रूट होता है तो ये क्यूब रूट आ जाएगा हमारे पास। तो ये क्यूब रूट से कट जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा फाइनल। मैं यहाँ करके लिख रहा हूँ, इस जगह पे थोड़ा सा नीचे थोड़ी जगह ख़त्म हो गई। तो हमारे पास बन जाएगा y = क्यूब रूट x + 4। ये हमारा फंक्शन है, इन्वर्स आ गया। और हम दोबारा कहेंगे लेट y = x f(x). ये सारा हमने ओ लेवल्स में पढ़ा था, इन्वर्स ऑफ फंक्शन किस तरह निकालते हैं। पता नहीं तुमने ओ लेवल्स में क्या किया यार, बट ये भी सारा हमने ओ लेवल्स में ही किया था, फंक्शन का इन्वर्स किस तरह निकालते हैं। तो f(x) = यानी y की जगह वापस f(x) लगा दिए और ये क्यूब रूट आ गया x + 4। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका, इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। तो ये देखो उसने भी हमारा यही आंसर निकाला है जो मैंने आपको निकाल के दिया है। तो ये गुड हो गया, ठीक है। तो ये बाकी क्वेश्चंस किस तरह करने हैं इसके, तो वो आप वीडियो देखोगे इन्वर्स ऑफ फंक्शन की तो समझ लग जाएगी। ये वाली एग्जांपल क्वेश्चन 11 की खुद करनी है, ठीक है। इन्वर्स ऑफ फंक्शन की प्रैक्टिस करनी है और खुद करना है। कंपोजिट फंक्शन और इन्वर्स फंक्शन दो टॉपिक्स हैं जो आपने नहीं किए हुए,
दो के और सर्कल वाला भी नहीं किया हुआ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ पॉइंट्स। ये मैंने करा दिया था टॉपिक, डिस्टेंस का फॉर्मूला खुद करो। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, मिड पॉइंट का भी मैंने फॉर्मूला कराया था कल परसों और उसका प्रैक्टिस भी कराई थी, तो ये वाला भी खुद करो टॉप क्वेश्चन, और आंसर इसने सही निकाले। मैं देखो वही फार्मूला यूज़ किए हुए, उनको डिवाइड बाय 2 किए हुए, ये डिस्टेंस का फार्मूला देखो, फार्मूला तक तुम्हें गिवन है पेपर के अंदर, सम टाइम उसमें क्वेश्चन के अंदर भी फार्मूला गिवन होगा। हम लोगों को तो ओ लेवल्स के ना फार्मूले भी याद कराते थे और फार्मूला शीट भी नहीं गिवन होती थी अगर याद हो तो। ओ लेवल्स अच्छा खासा डिफिकल्ट था कंपेयर टू ये जो पढ़ रहे हो। तो ये हो गया हमारा ये वाला पेज। मूविंग ऑन, हम बाकी के बस 2 और पेजेस रह गए हैं, क्वेश्चन 14 वगैरह जिस तरह उसने किए हैं, मैं से वही क्वेश्चन सॉल्व करके समझा रहा हूँ कि उसने किया क्या है। तो यहाँ पर उसने ना सर्कल का फॉर्मूला यूज़ किया, सर्कल का टॉपिक, ये सर्कल की इक्वेशन होती है, ठीक है। मैं सर्कल का जो टॉपिक है 1.9 उसमें वीडियोस भी हैं अवेलेबल कि सर्कल क्या होता है, किस तरह होता है, थोड़ा सा बस ओवरव्यू दे देता हूँ आपको एट अ टाइम कि इक्वेशन होती क्या है, किस तरह यूज़ होती है। पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ा था, a² = b² + c²। इसका प्रूफ भी मैंने आपको वीडियो भेजी हुई है, वो आपने अभी तक नहीं देखी, वो जाकर देख लेना। मैंने मेहनत से बनाई थी वीडियो पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर। तो जो a था वो ये वाली लेंथ थी, ये वाली, ठीक। मैंने वैसे सर्कल के थ्योरम की इनफैक्ट वीडियो बना के उसमें भेजी हुई है, तो वो वीडियो जाके जरूर देखना, ठीक है। मैं सर्कल का ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मुझे अभी याद आया कि पाइथागोरस थ्योरम के साथ में सर्कल की भी वीडियो मैंने बनाई हुई थी, तो वो दोनों टॉपिक्स पर वीडियो ऑलरेडी बनी हुई, जाके वीडियो चेक करना व्हाट्सएप पे, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ, व्हाट्सएप पे जाके चेक करो सर्कल का टॉपिक, और ना समझ लगे तो वीडियो देखना, फिर उसके बाद क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, ठीक है। मैं बार बार एक ही टॉपिक पर वीडियो नहीं बना सकता, हमने देखी तो नहीं पिछले वाली, तो वायदा तो नहीं दोबारा बनाने का। तो जब वो इक्वेशन समझ लग जाएगी, क्वेश्चन 14 और क्वेश्चन 15 फिर खुद से अटैम्प्ट करना हो जाने चाहिए, इजी से क्वेश्चन है। सिंपल सा ओवरव्यू दे देता हूँ, जो यही इक्वेशन है ये मैंने लिखी हुई है, इसमें ये वाली जो वैल्यू है ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, और ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर वो इक्वेशन के साथ पंगा ले रहा है, ठीक है। जो आपका 1 और 3 है ये आपके सेंटर्स ऑफ द सर्कल है, ठीक है। अब हाउ यू वुड नो के when it is a -3 और +3, बिकॉज यहाँ तो इसने -3 लिखा हुआ है और यहाँ पर +1 लिखा हुआ है, यहाँ इसका जो सेंटर है वो -1 और 3 पे है, तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी। वो 1.9 की जो वीडियो है ट्विटर मैथ ने उसका सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं अब पूरा प्रूफ बैठाने बैठ जाऊँगा, तो ऑलरेडी वैसे सारे वीडियोस की लेंथ 30 मिनट्स बन गई, मैं 4-5 वीडियोस बनाई हैं उनको कंबाइन किया है, तो अब तक सारों की लेंथ ना कंबाइन करके 30 मिनट्स तक पहुँच गई है। तो ये आपके पास ना साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, तो सर्कल का नहीं मैं एक्सप्लेन कर रहा, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि व्हाट आर दोस, और उनके ऊपर भी मैंने वीडियोस भेजी हुई हैं। ये आपका टॉपिक 7.1 है, तो ये आपका 7.1 का टॉपिक है। 7.2 मत देखना वीडियो, पर 7.1 की जो प्लेलिस्ट भेजी है वो तो ज़रूर देखना, उसमें आपको समझ लग जाएगा कि होती क्या है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो ये ऐसी इक्वेशन होती हैं जिनमें 2 डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, और आपको दिया होता है कि देखो ना 2 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं यहाँ पर x और y, ठीक। ये आपके पास x और y 2 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, और यहाँ पर भी x और y है। तो इनका पहला काम है कि आप इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ, ठीक। आपके पास जितने वेरिएबल्स होंगे उतनी इक्वेशंस चाहिए होंगी सॉल्व करने के लिए। तो हमने 2 वेरिएबल्स वाले और 3 वेरिएबल्स वाले हमारे सिलेबस में x, y एंड z, तो हम 2 वेरिएबल्स वाले ही कर रहे हैं, बिकॉज वो अभी आसान है तो हमारे पास टाइम थोड़ा है, तो 3 वाले औखे हैं थोड़े से, तो उसमें टाइम लगेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इक्वेशन की, कोई बता देता हूँ आपको, ताकि पता लग जाए कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारे पास। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x + y = समथिंग, यानी कोई नंबर c का मतलब कोई भी नंबर है, यानी x और y जो है आपके लेफ्ट साइड पे इक्वल टू के, और जो नंबर हो वो आपके राइट साइड पे हो। तो हम अपनी इक्वेशन को देखते हैं कि उसने इक्वेशन किस तरह हमें दी हुई है। तो उसने हमें दी हुई है ये इक्वेशन 2x + 2y
-1। एक्स और वाई हमारे लेफ्ट साइड पे ही है, गुड। पर जो हमारा नंबर है वो हमारा राइट साइड पे है। पर यहाँ पर सही नहीं है, यहाँ पर हमारा एक्स जो है वो राइट साइड पे, उसको हम ठीक कर लेते हैं और एक्स को उठा के हम इधर ले आते हैं। तो जब ये इधर से उधर आएगा तो ये हमारे पास +2x बन जाएगा और यहाँ से ख़त्म हो जाएगा ये। तो ये माइनस से +2x + y बन जाएगा। तो यहाँ ये उस लड़के ने इसकी इक्वेशन बनाई भी होगी, नहीं उसने इनफैक्ट नहीं बनाई हुई, तो कोई इशू नहीं, हम इसको दोनों का अलहदा करके लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा x + 2y = 1। वैसे मेरे से फॉर बेटर उसने समझाया हुआ ये -1 था वैसे वहाँ पर, तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना। और ये 2x + y ये आ जाएगा 2x + y, ये -1 था और इक्वल टू -14 दो मेथड है इसको सॉल्व करने के, एक है एलिमिनेशन मेथड, और एक दूसरा है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, सॉरी मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी गंदी हो गई है, मैं इसको प्रॉपरली लिख देता हूँ। एलिमिनेशन का मतलब है उड़ा देना, सब्स्टिट्यूट का मतलब है जैसा कोई सब्स्टिट्यूट टीचर आता है किसी टीचर की जगह, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बेहतर तो ये है कि अब आप यहाँ पर इस वीडियो को इस जगह पे पॉज करो और अपनी प्लेलिस्ट पर आ जाओ जो मैंने आपके लिए बनाई हुई है। तो हम आते हैं यूट्यूब के ऊपर, मेरा नेट नहीं कनेक्ट हुआ, नेट ज़रा कनेक्ट कर लेते हैं। वाईफाई आ जाओ, ये हो गया वाईफाई कनेक्ट हमारे पास और ये हमारी प्लेलिस्ट आ गई। व्यू ऑल प्लेलिस्ट पे आ जाते हैं हम। तो ये हमारे पास 7.1 मैथ का, तो ये वाली वीडियो आप देखो, यहाँ पर आके जब आप वीडियो के पहुँच जाए उस जगह पे, तो ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की ये वाली वीडियो देखोगे आपको सारा समझ लग जाएगा कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, और फिर आके ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, और जो इसके अंदर भी क्वेश्चन है दरमियान में वो भी जरूर अटैम्प्ट करना। आई नो इट्स टू मच एट द एंड ऑफ द डे ब्रो, ये पूरा मिड टर्म का सिलेबस है, 6 मंथ्स का सिलेबस है, तुम इसे एक हफ्ते में क्रैम करने की कोशिश करो। तो इससे हमें यही लेसन मिलता है कि साथ साथ काम करना चाहिए, जो भी हमें मिले तो उसका काम साथ साथ करते रहना। और ये हम लोग की जो पिछला पार्ट था इनवर्स ऑफ अ फंक्शन और कंपोजिट फंक्शन, ये 1.7 1.8 और इस सर्कल की ऊपर भी मैंने वीडियो भेजी हुई है। तो ये मैंने आपको इनके सब टॉपिक्स, इसको स्किप कर देना 7.2 को, 3 सिस्टम इक्वेशंस को। और अगर तुमने बिल्कुल ही बेसिक्स करना है तो मैंने वो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के नाम भेज दिए थे, जिनमें चैप्टर 1.2 सबसे इम्पोर्टेंट है, 1.6 सबसे इम्पोर्टेंट है और आपके पास 7.1 इम्पोर्टेंट है, और हाँ ये 1.5 भी। तो मुझे अब मैं अपने टॉप ऑफ माई हेड अभी कर रहा हूँ इनको, जो मेरे जहन में आए हैं, तो व्हाट्सएप के ऊपर मैंने प्रॉपरली भेजे मैं कौन कौन से करने हैं। तो हम आ जाते हैं इस पेज के ऊपर वापस, बिकॉज मैं इतनी अच्छी तरह आपको दो समझा नहीं पाऊँगा, अगर नहीं समझ लगी वहाँ से। वैसे हिंदी में वो वाली वीडियो एलिमिनेशन वो सब लीनियर इक्वेशंस के, तो ये क्वेश्चन 17 भी जो है ये भी आपका हो जाना चाहिए। देखो ना सब्स्टिट्यूशन मेथड आया हुआ है, इसी सब्स्टिट्यूशन से आंसर निकालो, तो ये क्वेश्चन दोनों हो जाने चाहिए आप आफ्टर वॉचिंग द वीडियो। सेलेक्ट द करेक्ट चॉइस बिफोर इट्स नेसेसरी फिल द बॉक्स ऑफ चॉइस। इस क्वेश्चन को अभी के लिए स्किप कर दो, ये तो आपका क्वेश्चन हो जाना चाहिए 17 का ए पार्ट और 16 का ये ए पार्ट। नहीं, ये इसी का बी पार्ट है और ये इसका आंसर है कि इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है। तो जब आप इनको सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ पर आपने अपने करेक्ट आंसर लिखने, इन दोनों इक्वेशंस के एक्स और वाई की वैल्यूज़ क्या होंगी। तो हमने कहा था ना कि ये
x होता है और ये वाली वैल्यू y होती है। तो आपने इनमें से बताना है कि दे आर सोल्यूशंस के नहीं। समटाइम होता है कि आपका सोल्यूशन कुछ इक्वेशंस के नहीं निकलते, तो दे आर इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन और नो सोल्यूशन, तो आप उनको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का ये 7.1 की वीडियो ज़रूर देखनी है। बाकी कोई देखो ना देखो, ये वाली ज़रूर देख लेना। और ये मैंने कॉम्पोजिट फंक्शन, इनवर्स फंक्शन इन 2 वीडियो से पढ़ाया है। तो आई जस्ट साउंड लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड जो बार बार चीज़ें रिपीट कर रहा है। अच्छा, सेकंड लास्ट पेज है हमारे ये मिड टर्म वाले पेपर का। तो मैंने इसमें कहा था कि 3 वाली जो इक्वेशन हैं वो भी आएंगी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में। 3 वेरिएबल्स हैं x, y एंड z। इनको स्किप कर दो, ये कोई नहीं होने वाला अभी के लिए। तो इसके भी वही 2 मेथड है, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन। इस पे 7.2 की वीडियो मैंने बनी हुई है, तो इसको पेपर के स्किप कर देना ब्रो। 7.1 लाजमन कर लेना, ठीक है। बहुत आसान सा टॉपिक है, इजी सा। तो 18 और 19 क्वेश्चन स्किप। आ जाओ इसके ऊपर, सिमेट्रिक सिस्टम के ऊपर। तो ये भी हमने कोई नहीं पढ़ा, ये वाला टॉपिक भी, तो इसको भी अभी भी स्किप कर देते हैं और मैं आखिरी वीडियो पे आ जाता हूँ। तो अगर इससे पहले वाला जितना भी हमने पढ़ा हुआ है उसको तुम सही तरह कर लो, तुम्हारा आराम से पेपर पास हो जाएगा। तुम्हारा स्लोप का, ग्रेडियंट का, ट्रांसफॉर्मेशन का, डोमेन का वगैरह वगैरह। तो एक सेकंड, तुम्हारी कॉल आ रही है, मैं काट दिया। तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, उसके दरमियान ही तुमने खुद ही कॉल कर दी है। एनीहू, लास्ट पेज है, इसके ऊपर हम काम शुरू करते हैं। और ये लास्ट पेज भी मुझे यही लग रहा है कि डोमेन वगैरह के ऊपर ही होगा। और हाँ, डोमेन वगैरह का जो मैंने बताया ना, पिछले वाले सारे कर लेना, डोमेन, ट्रांसफॉर्मेशन, लीन, स्लोप्स वगैरह, वो सब कुछ कर लेना ना, ये पेपर हो जाएगा। एंड के जो चैप्टर्स हैं वो 2 स्किप कर दो तो कुछ भी नहीं होता है, यानी कि 3 वेरिएबल वाला और ये ऑड इवन वाला। ये भी क्वेश्चन ऑड इवन के ऊपर ही है। तो इसमें मैं इनफैक्ट वीडियो दे देता हूँ, ये फ्री के नंबर हैं, ऑड इवन होता क्या है। तो मैं इसके ऊपर ना एक वीडियो ढूंढ देता हूँ कि व्हाट इज़ एन ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन। तो मैं ज़रा गूगल पर जल्दी सर्च कर लूँ, क्योंकि फ्री के नंबर है MCQ की तरह, तो इसको स्किप नहीं करते हम। ऑड, व्हाट इज़ ऑड और इवन फंक्शन। मुझे कुछ थोड़ा सा भूल गया ये वाला टॉपिक, तो मैं ऐसे ही अपना इस पर बनूँ कि पादरा इजी होता क्या है। तो ये ऑर्डर इवन फंक्शन का प्लेलिस्ट क्या है। तो ये कितनी देर की वीडियो है, अल्लाह भला करे यार, एड्स की तो क्या। तो ये 17 मिनट्स की ये वाली वीडियो है एल्जेब्रिकली। अगर पढ़ना हो कि इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन किस तरह निकलता है, तो ये इसके ऊपर कर सकते हो अभी के लिए। तो ये वही मैंने बताया ना, पीक्स के साथ ही है, एक मैंने शायद पीछे हिंट दिया हो। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, एंड वाले 2-3 स्किप कर दोगे तो कुछ नहीं होता। तो ये वीडियो तुम जाके सर्च करके देख भी सकते हो, इवन एंड ऑड फंक्शंस को मैं ये यहीं पर ही है। ये तुम्हें तभी पता लगेगा जब अगर तुमने ये वीडियो पूरी देखी होगी मेरे वाली। तो फ़र्क नहीं पड़ता अगर ये तुम वीडियो पूरी देखती भी हो कि नहीं मेरी, मेन बात ये है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है। तो पिछले वाले जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी प्रैक्टिस करो। मैं इस वीडियो को कंपाइल करता हूँ और मैं आपको सेंड करता हूँ।